नमस्कार। सीकेजी स्टडीज एंड सीकेजी 2.22 पर आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हम सनातन की बातें करते हैं, विज्ञान से जुड़े हुए तथ्यों के सहारे करते हैं। हम सिर्फ उन्हीं सनातन तथ्यों की बात करते हैं जो पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए हों, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हों। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक ही गोत्र में विवाह क्यों नहीं किए जाते। अगर एक ही गोत्र में विवाह किए जाए तो क्या समस्याएं आ सकती हैं। क्या एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना सिर्फ एक धार्मिक कारण है या इसके कुछ वैज्ञानिक आधार भी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम बताते चलें कि एक ही गोत्र में विवाह वैज्ञानिक रूप से वर्जित है। जी हां, विज्ञान मना करता है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। हाल फिलहाल में ही डिस्कवरी चैनल से के बीमारियों से संबंधित एक प्रोग्राम चल रहा था। तो जो डिस्कवरी चैनल पर बीमारियों से संबंधित एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें एक वैज्ञानिक ने कहा कि कुछ जेनेटिक डिजीज होते हैं, अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, और इन अनुवांशिक बीमारियों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, सेपरेशन ऑफ जीन्स, अर्थात अपने निकटतम रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना। पहले यह समझ लेते हैं कि ये जो अनुवांशिक डिजीज है, ये जो जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक बीमारियां हैं, ये क्या होती हैं। अगर इसको हम जान लेंगे तो हमारा समझना आसान हो जाएगा, राइट। तो कि आजकल जो सबसे विभत्स बीमारी है, जिससे चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, कैंसर है। कैंसर का नाम तो आपने सुना ही होगा। कैंसर भी एक अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है। कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में वर्ण अंधता कहते हैं, बहुत लोगों को लाल, हरा और ब्लू कलर में डिफरेंस ही समझ में नहीं आता। ये भी एक अलग से रोग है, ये भी एक अनुवांशिक बीमारी है। एल्बिनिज्म एक बीमारी होती है। रंजकहीनता, बालों के रंग, हमारे स्किन के कलर, शाइनिंग खत्म हो जाती है, उसमें तेज नहीं रहता, उसमें चमक नहीं रहती है। हीमोफीलिया का नाम आपने सुना ही होगा, ये आमतौर पर पुरुषों में ही होता है। ये भी एक अनुवांशिक बीमारी है। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज होता है। इसमें जो रेड सेल्स हैं, या यूं कहें कि खून बनता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं है, अनुवांशिक बीमारी है। एक प्रोजेरिया एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी है, जिसमें बच्चों में तेजी से बुढ़ापे के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। जी हां, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में ही बूढ़े जैसे दिखने लगते हैं। उस रोग को प्रोजेरिया बीमारी कहते हैं। ऐसे ऐसे लगभग 6000 अनुवांशिक रोग हैं, और अगर इन 6000 से अधिक अनुवांशिक रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका सीधा सीधा सा उपाय है, एक गोत्र में शादी नहीं करना है। होता यह है कि एक गोत्र में शादी करने से, एक गोत्र में विवाह करने से नजदीकी रिश्तेदार जो है उनसे जीन्स सेपरेशन नहीं हो पाता है, और ये जो अनुवांशिक बीमारियां हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे उसी पीढ़ी में बढ़ती जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं अनुवांशिक, जो जेनेटिक होती हैं, पारिवारिक होती हैं, एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होती रहती हैं। तो अगर एक ही जीन्स में, सेम गोत्र में अगर विवाह किए जाए तो ये बीमारियां बढ़ती जाती हैं। इनसे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो अलग अलग जीन्स में, अलग अलग गोत्र में विवाह करने चाहिए, नहीं तो बीमारियों को 100% ट्रांसफर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये आज विज्ञान कह रहा है। सनातन धर्म तो हजारों वर्ष पहले जीन्स और डीएनए के बारे में लिख चुका है। हिंदू परंपरा में कुल 7 गोत्र होते हैं। ये 7 गोत्र 7 ऋषियों के नाम पे होते हैं। एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करते और नहीं कर सकते। एक गोत्र में विवाह नहीं करने से क्या होता है
जीन से सेपरेशन हो जाता है, अलग अलग जीन, अलग अलग डीएनए आते हैं। उस वैज्ञानिका का यह कहना है कि आज पूरे विश्व को मानना पड़ेगा कि सनातन हिंदू धर्म ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान आज ये देख रहा है, सनातन धर्म सदियों से यही कहता आया है कि एक गोत्र में विवाह नहीं करना है। एक गोत्र में विवाह करने से वंशानुगत जो बीमारियां हैं वो वंश क्रम में आगे मिलती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, खत्म नहीं हो पाती हैं, जटिल होती जाती हैं। और जैसे ही दूसरे जीन्स से, दूसरे डीएनए से, दूसरे गोत्र से विवाह करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए सनातन धर्म में गोत्र को बहुत ही महत्व दिया गया। गोत्र, सनातन धर्म में गोत्र, डीएनए शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, गोत्र का प्रयोग किया गया है, जीन्स का प्रयोग नहीं किया गया है। जीन्स और डीएनए जो एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, गोत्र जो है ये इसको धर्म से जोड़ दिया गया है। पहले के लोग धर्म के आचरण पर चलते थे, धर्म अनुयायी होते थे, धर्म की बातों को मानते थे क्योंकि वो धर्म को जानते थे। आज के लोग धर्म जानते नहीं हैं और इसलिए बहुत लोग धर्म को मानते नहीं है। धर्म को पहले जानिए, धर्म को मानना अपने आप ही आ जाएगा। हिंदू धर्म में विवाह से पहले गोत्र जरूर चेक किया जाता है। अगर सेम गोत्र है तो पहले ही फर्स्ट फेज में ही विवाह नॉट अलाउड। मान्यताओं के अनुसार गोत्र सप्त ऋषि के वंशज का रूप है। गोत्र का चलन इसलिए किया गया ताकि एक ही खून से संबंध रखने वालों की आपस में विवाह न हो सके। गोत्र का तात्पर्य है कि हम एक पूर्वज के परिवार हैं, हम किसी विशेष पूर्वज के परिवार हैं। इस वजह से चूंकि हम किसी एक पूर्वज के परिवार हैं, इसलिए एक ही गोत्र के लड़के लड़की भाई बहन के संबंध रखते हैं। और अगर एक ही गोत्र के लड़के लड़कियों के बीच में विवाह संबंध हो जाते हैं तो जेनेटिक डिजीज बढ़ जाएंगे, आनुवांशिक विकृति उत्पन्न हो जाएगी और संतान में मानसिक और शारीरिक विकृतियां बढ़ जाएंगी। ये साइंस कहता है, ये पंडित जी नहीं कह रहे, ये साइंस कहता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि किन गोत्रों में शादी नहीं करनी चाहिए। तो हिंदू धर्म में कुछ गोत्रों में शादी करना वर्जित है। शादी के समय में 3 गोत्र छोड़े जाते हैं। किसके किसके को? तो गोत्र अपने पापा के गोत्र, जो पापा का गोत्र होगा वही बच्चे का होगा, तो अपने पिता के गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। माता का गोत्र, माता के गोत्र में अर्थात मामा के यहाँ, मामा नाना के यहाँ भी शादी नहीं कर सकते। और तीसरा गोत्र जो है वो दादी का है, दादी के गोत्र में भी शादी नहीं कर सकते। ये इन 3 गोत्रों को छोड़ दीजिए, बाकी किसी को भी गोत्र में विवाह किया जा सकता है। ये साबित हो चुका है, वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि एक ही गोत्र में यानी एक ही रक्त संबंधियों से विवाह करने से संतान में कई तरह की शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं आ सकती हैं। उनमें कई प्रकार की बीमारियां आती हैं, कई प्रकार के अवगुण आते हैं, कई प्रकार के आनुवांशिक दोष आ जाते हैं। वो एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर हो जाते हैं, बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको ब्रेक करना है तो दूसरे गोत्र के बच्चों को, लड़की से शादी करनी चाहिए। और इसी से बचने के लिए 3 गोत्रों को छोड़ा जाता है, मम्मी का गोत्र, पापा का गोत्र, दादी का गोत्र। अलग अलग गोत्र में विवाह होने से संतान के अंदर उन दोषों और बीमारियों को नाश करने की क्षमता बढ़ जाती है और बच्चे ज्यादा विवेकशील होते हैं, मेधावी होते हैं, विद्वान होते हैं। ऐसा प्रगाढ़ है अपना सनातन, विज्ञानों का विज्ञान है अपना सनातन। जानने की जरूरत है। जैसे जैसे जानते जाएंगे अपने सनातन के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाएगी। आज का सुविचार, अपनी अकड़ को, अकड़ तो समझते ही होंगे ना, अपनी अकड़ को हमेशा अपनी जेब में रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग भाव में झुकते हैं, ताव में नहीं झुकते। आपके सगे संबंधी, आपके परिवारजन, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके समाज के बाकी लोग भाव में झुकते हैं, भाव में झुक करके आपके पास चले आते हैं। ताव में कोई नहीं झुकता।
ताव में दूर चले जाएंगे। इसलिए स्वभाव में अगर अकड़ है, उसको हमेशा दबा के रखिए, अपने जेब में रखिए, उस निकलने मत दीजिए उसे। क्यों? क्योंकि लोग भाव में झुकते हैं, ताव में नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में एक और वैज्ञानिक तथ्य के साथ, ताकि आपको अपने सनातनी होने पर गर्व हो, ऐसे वैज्ञानिक तथ्य के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।